आज़ादी के बाद ये एक हुआ था कि बच्चों को पढ़ने में लगाया जाए। तो पहली बार हमारे गांव से दलित बच्चों को जो है स्कूल में, हम लोगों को बगल के गांव में स्कूल था, वहां पर एडमिशन दिलाया गया। मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं पुलिस को कभी पसंद नहीं करता था। आखिरकार में मैंने केवल इस बात को लेके आईपीएस में आना पसंद किया कि जो दूसरी नौकरियां हैं उनमें आप आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? मेरा सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो बनारस में रहा है। आपने दलित समाज जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड और सबसे ज्यादा माने अन्याय का शिकार समाज था, वो तो था ही, लेकिन यहाँ वंचना के शिकार अन्य जातियों के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में थे, जिनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा। जी। तो कैसे एक वैचारिक लड़ाई जो आपकी थी वो एक रूपा का? जी, उसमें देखिए ऐसा है, मेरे पर सबसे पहला प्रभाव तो डॉक्टर अम्बेडकर का पड़ा। हिंदू समाज व्यवस्था का जो दंश है जी, इस रूप में महसूस किया। हमने भी बचपन में छुआछूत, भेदभाव अपना ये मतलब पंजाब में देखा है और वो आज भी है। एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते आपको अनेक स्तरों पर तमाम सारी चीजों का सामना करना ही पड़ता रहा होगा। तो यहाँ कैसे आपने, जैसे जो पूरा बनारस है, किस वजह से आप उसको देखते हैं? 78, 79, 80, 81, 84 में मैं वहां नहीं होता, तो वो जो संत रैदास मंदिर जो सीरगंदरपुर में बना है वो शायद ना बन पाता। आपने सोनभद्र की तरफ भी काफी काम किया, उधर कैसे आप गए? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ के आदिवासियों की सबसे मजबूती से जो लड़ाई लड़ी है वो हम लोगों ने लड़ी है और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। आपने दलित जीवन को, आदिवासी जीवन को बहुत करीब से देखा। जी। क्या उनको आपने कभी दर्ज भी किया? नहीं, अभी मैंने किताब तो नहीं लिखी है, पर मैंने मेरे चुनाव के अनुभव वगैरह है वो मैंने लिखे हैं। एक सचेत व्यक्ति के रूप में आप लगातार अपनी जो समझ है उसके बारे में व्यक्त करते हैं। जी। कैसे देख रहे हैं भारत के भविष्य को आप? हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो मतलब अपनी अर्थ को खोता जा रहा है और हम बड़ी तेजी से एक ऑटोक्रेटिक अधिनायकवाद, जिसको फांसीवाद कहते हैं, उसकी तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं। मुझे उन दिनों बहुत आश्चर्य हुआ जब गोरखपुर में जमीन के अधिकार को लेकर तमाम सारे दलित संघर्ष कर रहे थे और एसआर दारापुरी साहब भी उसमें समर्थन कर रहे थे। जब दारापुरी साहब पर पुलिस ने पहरा लगाया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो इन्होंने कहीं भी किसी तरह का कोई इस बात की दुहाई नहीं दी कि वे पूर्व आईपीएस हैं तो उनके साथ कोई रू रियायत की जाए। और हम देखते हैं कि दारापुरी साहब का पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा है, जब वे माने जाते हैं कि जनता के आदमी के तौर पर उनकी कद्र कीमत रही है समाज के भीतर और बहुत दूर तक बनारस में उनकी यश कीर्ति का एक बड़ा पक्ष रहा है। बनारस में आपने जब अपनी नौकरी का समय गुजारा और उस समय जिस तरीके के तमाम सारे ऐसे लोगों के मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए थे उसी समय, जो शायद डर के मारे थाने तक नहीं जा पाते थे। उसके अलावा सोनभद्र में दारापुरी साहब का काम भूमिहीनों के बीच में वनाधिकार पट्टे को लेकर जो तमाम सारे काम हैं, वे काम ऐसे काम हैं जो एक व्यक्ति की राजनीतिक समझ और उसकी बेचैनी और उसके सरोकार का गहरा सबूत देते हैं। दारापुरी साहब ने पूरे जीवन मानवाधिकार को लेकर काम किया और ऐसी संस्था में रहते हुए जहां सर्वाधिक मानवाधिकार हनन होता है, वहां भी इस तरह की प्रैक्टिस को एक जरूरी बात मानते हुए उन्होंने लगातार जनता के पक्ष में बात कही है, लगातार वो कहते रहते हैं। हम आज उनके साथ बैठे हैं, उनकी जीवन यात्रा की तमाम सारी बातों से चाहेंगे कि लोगों को रूबरू कराया जाए। बनारस के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दारापुरी साहब का यह भी है कि आज रैदास का जो मंदिर, संत रैदास का सिर गोवर्धनपुर में जो मंदिर खड़ा है, उसके निर्माण काल से उनका एक सपोर्ट वहां रहा है। वहां जो झगड़े होते थे, जो शायद लंबे समय तक न सुलझते, उसको उन्होंने सुलझाया और वह एक बड़ी संस्था के रूप में आज वहां मौजूद है। वो पूरी की पूरी
दलित वैचारिकी का एक केंद्र बन गया है। ये सब दारापुरी साहब की देन है। तो आज हम आपसे चाहेंगे कि आपके बारे में जाना जाए। तो सबसे पहले तो यही कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? देखिए, मेरा जन्म तो पंजाब में हुआ, वहाँ दारापुर गांव है जालंधर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। और वहाँ 16 दिसंबर 1943 को मेरा जन्म हुआ था, ये जो है जी। और मेरे माता पिता मजदूर थे, कोई मैं ही सबसे बड़ा था। तो वहाँ पर जो है मैंने अब आज़ादी के बाद ये एक हुआ था कि बच्चों को पढ़ने में लगाया जाए। तो पहली बार हमारे गांव से दलित बच्चों को जो है स्कूल में, हम लोगों को बगल के गांव में स्कूल था, वहां पर एडमिशन दिलाया गया। तो कुछ ऐसा संजोग कहिए या क्या था, मुझे बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। यद्यपि कि मेरे पिताजी भी अनपढ़ थे, माता भी अनपढ़ थी, बाकी भाई तो छोटे थे। तो वो जो मुझे स्वतः एक लगन थी पढ़ाई की, उसी के कारण मैं मतलब जो है आगे बढ़ता गया और मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा। मिडिल लेवल पे मैं पंजाब के जितने देहाती स्कूल थे उनमें मैं फर्स्ट आया, मिडिल का जो बोर्ड का एग्जाम होता है। फिर हाई स्कूल में जो मैट्रिकुलेशन जिसको कहा जाता था, उसमें मैंने अपने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा, एक नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया, मेरिट स्कॉलरशिप विन किया और उसके बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाके फिर मैंने वहाँ पर रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से, वहाँ से 1964 में मैंने बीएससी की। बीएससी करते ही मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। तो मैं 1 साल के लिए उसको एज साइंस टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल में रहा और वहाँ से फिर मैं दूसरी नौकरी में चला गया। दरअसल उन दिनों में एक तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी और नौकरियां थी, और दलित वर्ग में खास तौर से पढ़े लिखे बहुत कम मिलते थे। अब मैं पढ़ने में भी अच्छा था और मैंने बीएससी भी कर ली थी। तो 1 साल के बाद फिर मैं एक नौकरी भारत सरकार की होती है, राष्ट्रीय बचत महकमा होता है, विभाग होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर के तौर पे मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में चला गया, दिल्ली के पास में जो है। वहां पर लगभग 2.5 साल के करीब में रहा और वहां से फिर मैंने यूपीएससी का कंपटीशन दिया असिस्टेंट ग्रेड का। असिस्टेंट ग्रेड में मैं सिलेक्ट हो गया और मैं सिलेक्ट होकर दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ गया। वहां लगभग 2 साल के करीब में रहा और वहां से मेरा सिलेक्शन जो 1969 का जो आईएएस का एग्जाम था, वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया बॉम्बे कस्टम्स में जो है। अच्छा। मैं वहां चला गया और उसी समय मेरा सिलेक्शन डिप्टी एसपी पुलिस के लिए भी, धानी एक सर्विस होती थी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उसमें भी हुआ। पर मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं पुलिस को कभी पसंद नहीं करता था। पुलिस की एक बड़ी मतलब बुरी छवि मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने जब वो दोनों ऑफर आए तो मैंने कस्टम में जाना पसंद किया, उसमें नहीं किया। उसके बाद फिर बम्बई में जाके फिर मैंने दोबारा एग्जाम दिया। तो मेरा सिलेक्शन जो है इस आईपीएस और जो बाकी क्लास 1 सर्विसेज होती है इनमें हुआ। अब मेरे सामने एक सवाल खड़ा ये हुआ कि मैं कौन सी नौकरी में जाऊं, क्योंकि मेरिट में मेरी पोजीशन अच्छी थी तो मैं अपनी पसंद की नौकरी में जा सकता था। तो उसमें क्लास 1 सर्विस थी, जैसे इनकम टैक्स है, एक्साइज है, कस्टम्स है, ऐसे तमाम नौकरियां होती हैं भारत सरकार की, और दूसरी तरह आईपीएस का था। तो मैं इसके बारे में सोचता रहा कि मुझे किस में जाना चाहिए। आखिरकार में मैंने केवल इस बात को लेके आईपीएस में आना पसंद किया कि जो दूसरी नौकरियां हैं उनमें आप आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका बड़े बड़े साहूकारों से, पैसे वालों से, पूंजीपतियों से वास्ता पड़ेगा, परंतु आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और आईपीएस पुलिस की एक ऐसा महकमा है यहाँ पर आप आम आदमी से डील करते हैं, और फिर पुलिस का जो डंडा है उस डंडे में बड़ी ताकत है, और डंडा सही चले तो न्याय है और गलत चले तो अन्याय है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे तो फिर आईपीएस में जाना है, और क्योंकि मुझे आम आदमी को न्याय देना है जहां तक संभव होगा। तो उसके आधार पर मैंने अपना आईपीएस का सिलेक्शन किया। 1972 बैच में मैं सिलेक्ट हुआ। वो किरण बेदी जो है वो भी मेरी बैचमेट है। तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मुझे उत्तर प्रदेश ये राज्य मतलब कैडर मिला। 1973 में उत्तर प्रदेश में आ गया, और यहाँ पर फिर मैंने लगभग 32 साल के करीब जो है मैं मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में रहा। उसमें मेरी पूरी कोशिश, जब मैं जिले में रहा या कहीं भी रहा,
मेरी पूरी कोशिश ये रही कि मेरे रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये आम लोग भी जानते हैं कि पुलिस वाले कितना गलत काम करते हैं, पकड़ के लोगों को फर्जी बंद कर देते हैं, उसको कट्टे में बंद कर देंगे, शराब में बंद कर देंगे, झूठा केस बना देंगे, और अच्छा सही है उसको नहीं लिखेंगे, निर्दोष आदमी को जेल भेज देंगे। तो मेरी पूरी ये कोशिश रही कि जहां तक संभव है, मेरा अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहां मैं ऐसा गलत नहीं होने दूंगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वहां मैंने ऐसा नहीं होने दिया जी, नहीं होने दिया। तो 32 साल के मतलब इसमें सर्विस के बाद मैं बिल्कुल जैसा कहते हैं कि पुलिस का महकमा तो बड़ा बदनाम महकमा, बहुत गलत सही काम होते हैं, तो मैं जो है अपना सही जो है मतलब वो काम लेके अपना वो आया, और उसमें मैं मतलब स्वच्छ हाथों से, साफ हाथों से मैं मतलब जो है मतलब आया। और जब मैं नौकरी में था तब भी मैं वास्तव में जो एक जन सेवा, एक जन संपर्क है वो मैं रखता था। मैं जितने भी दलित या गरीब या जो भी ऐसा आदमी होता था वो मेरे संपर्क में रहता था, मेरे से आता था, मैं उनकी मदद करता था। और इसमें नौकरी में रहते ही मैं जहां रहा, बनारस रहा, खीरी रहा, जहां जहां भी रहा, मैं खासतौर से दलित समाज जो था उसके संपर्क में रहता था। अंबेडकर जयंती में मैं गांव जाता था, और बुद्ध पूर्णिमा पे मैं जाता था। गांव-गांव में जयंतियों में हम जाके दलितों को बाबा साहब के बारे में बताते थे और उनको संगठित होने के लिए प्रेरित करते थे, जाति तोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो इस तरह से मतलब जो काम मैं ये सोशल एक्टिविस्ट या समाज कार्यकर्ता के रूप में मैं अब कर रहा हूं, ऐसा काम सरकारी नौकरी में रहते भी मैं करता था, जिसमें कि सरकार को कोई आपत्ति इसमें नहीं होती थी कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, जहां मैं छुट्टी वाले दिन जो मैं अम्बेडकर जयंती में जा रहा हूं। तो इस तरह से मतलब जो मेरा सरकारी नौकरी में जो मेरी एक्टिविटी रहती थी सामाजिक कार्यकर्ता की, वही गतिविधि जो है मैंने उसके बाद भी चालू रखी। उसके साथ फिर मैंने राजनीति भी मतलब जो है उसमें भी मैंने मतलब प्रवेश किया। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? सबसे पहले तो ट्रेनिंग के बाद तो मेरी पोस्टिंग सहारनपुर में हुई थी। अच्छा। मैं वहां लगभग 2.5-3 साल के करीब रहा। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग जो है सहारनपुर से सीधी गोरखपुर हो गई थी। अच्छा। तो गोरखपुर में भी मैं रहा, वहाँ मेरा प्रमोशन हुआ, मैं एएसपी से एडिशनल एसपी हो गया। फिर उसके बाद मैं नैनीताल जिले में मेरी पोस्टिंग हुई। फिर उसके बाद वहाँ से मेरी पोस्टिंग लखीमपुर खीरी में जिला एसपी के तौर पर हुई, और वहाँ से फिर मैं बनारस गया। बनारस पीएसी में रहा, वहाँ सीआईडी में आर्थिक अपराध शाखा उसमें रहा। तो मेरा सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो बनारस में रहा है जी। अब इसलिए बनारस लगभग आप समझिए कि मैं 11 साल के करीब जो है मैं बनारस में रहा हूँ। तो पीएसी में भी रहा और उसमें सीआईडी में भी रहा। तो मेरा सबसे ज्यादा जो जनसंपर्क था वो पूर्वांचल में रहा, बनारस और उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर मेरा, और दलितों से खास तौर से मेरा संपर्क वहां पर उच्च क्षेत्र में रहा है। सर ये बताइए मुझे कि आपने अपनी वैचारिक जो समझ है, पढ़ाई आपने की, हमेशा तेज तर्रार विद्यार्थी के तौर पर आप सामने आते रहे, आपको नौकरियां भी धड़ाधड़ मिली जी। तो वैचारिक तौर पर आप बहुत जो शार्पनेस आप में दिखती है जी। दूसरी चीज ये है कि एक वैचारिक समझ है उसको, वो कौन लोग थे जो आप जिनके संपर्क में आए कि आपने दलित समाज जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड और सबसे ज्यादा माने अन्याय का शिकार समाज था वो तो था ही, लेकिन यहाँ वंचना के शिकार अन्य जातियों के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में थे जिनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा जी। तो कैसे एक वैचारिक लड़ाई जो आपकी थी वो एक रूपाकार। जी जी। उसमें देखिए ऐसा है, मेरे पर सबसे पहला प्रभाव तो डॉक्टर अंबेडकर का पड़ा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब तो मुझे बाबा साहब की कोई किताब वगैरह देखने का, किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका नहीं मिला था। परंतु उसके बाद जब मैं दिल्ली आया 1968 में वो असिस्टेंट की पोस्ट पर, वहां पर फिर मेरा एक जनसंपर्क हुआ। वहां मैंने बाबा साहब की किताबें पढ़ी और सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया बाबा साहब की बुद्ध और उनका धम्म जो है, ये किताब मैंने सेंट्रल सेक्रेटरीट से लेके पढ़ी, उससे
उससे उससे मेरा जो धार्मिक विश्वास था वो एकदम बदल गया। पहले मैं मतलब एक कट्टर तो नहीं, मैं मतलब मेरी धर्म में बहुत रुचि रहती थी, विभिन्न धर्मों को मैं पढ़ता था। सिख धर्म का पंजाब में था ही मेरे पर प्रभाव, फिर मैं गीता को भी पढ़ता था, संस्कृत का मैं विद्यार्थी था, फिर दूसरे धर्मों को पढ़ता था। तो जब मैंने बाबा साहब की बुद्ध और उनका धम्म किताब दिल्ली में पढ़ी तो उससे मेरा जो धार्मिक विश्वास था एकदम बदल गया, और मैं जो हिंदू धर्म का मेरे को प्रभाव था वो एकदम खत्म हो गया। और दूसरा, बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष था उससे जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, मेरे मन में भी आया कि बाबा साहब का वो जो रास्ता था उसको, उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मतलब इस पे आना चाहिए। तो शुरू का जो मेरे पर प्रभाव पड़ा वो बाबा साहब की जो किताबें थी उनका पढ़ा, और दिल्ली में जो मेरे संपर्क थे वहां पर पढ़ा। वहां पर भगवान दास जी थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ काम किया था, और बहुत सारे लोग थे दिल्ली में, मैं उनके संपर्क में था। हर एक संडे को वहां पर किसी के घर पर एक चर्चा होती थी, धार्मिक चर्चा होती थी, मैं उसमें जाता था, बहुत से लोगों से मिलता था। तो उससे मेरा जो समाज से जुड़ाव है वो, उससे मेरा समाज का जुड़ाव बढ़ा दिल्ली से। पंजाब में जाति पाति है, लेकिन हरियाणा के मुकाबले थोड़ा सा कम उसकी डेंस है, लेकिन फिर भी है, काफी है। आपने इस पूरी हिंदू समाज व्यवस्था का जो दंश है इस रूप में महसूस किया? देखिए, पंजाब में ये एक बड़े आश्चर्य दुख की बात है कि पंजाब में जो सिख धर्म है वो एक डोमिनेंट रिलीजन है, सबसे प्रभावशाली। परंतु दुर्भाग्य से जो सिख समाज है उसके अंदर भी जात पात और छुआछूत है। जैसा हिंदू समाज में है वैसे का वैसा वहां पर भी छुआछूत है। मुझे बचपन में याद है, हमने भी छुआछूत को झेला है। वहां पर जो है, हम जो जट सिख है, जो जमींदार लोग हैं, उनके किसी बर्तन को हम नहीं छू सकते थे, उनके वो बैठ नहीं सकते थे, उनके यहाँ मजदूरी करते थे। और एक पुराने जमाने में जो पानी निकालने का कुआं होता था, पर्शियन व्हील जिसको कहते थे, वहां से जो पानी है, जहां पानी गिरता है वहां नहीं पी सकते थे, हम दूर से पानी पीते थे। तो हमने भी बचपन में छुआछूत भेदभाव अपना ये मतलब पंजाब में देखा है, और वो आज भी है, आज भी है। और ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि सिख धर्म जो पूरी समानता की बात करता है, एक ही ईश्वर के सब संतान होने की बात करता है, सिख समाज के अंदर वो छुआछूत है, और वो आज भी है, आज भी है। ये मैंने वहां पर देखा, और हिंदू समाज में तो है ही, उसका तो किसी से कोई बात छुपी नहीं है। जब आप इधर बनारस में आए, बनारस तो आप जानते हैं एक ऐसा शहर रहा है जहां पाखंड का बोलबाला रहा है, जहां एक तरफ बौद्धिज्म का गढ़ रहा है, एक तरफ कबीर रहे हैं, एक तरफ रैदास रहे हैं, और गंगा के किनारों पर हिंदू धर्म का पाखंड सिर चढ़कर बोल रहा था। इतनी विविधताओं के साथ और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें थी। यहाँ जैन भी थे, यहाँ जो मैंने तमिल लोग भी थे, मराठी लोग भी थे, तमाम सारे लोग थे। एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते आपको अनेक स्तरों पर तमाम सारी चीजों का सामना करना ही पड़ता रहा होगा। तो यहाँ कैसे आपने, जैसे जो पूरा बनारस है, किस रूप में आप उसको देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, बनारस में मैं सबसे ज्यादा मेरा स्टे रहा है। वहां पर मैं संत रैदास का मतलब जो है जन्म स्थान है, उनका मंदिर वहां बन रहा था, उस समय बन रहा था। संत कबीर का है, फिर बुद्ध का तो खैर सारनाथ है ही, और बाकी हिंदू धर्म का तो खैर वहां पर गढ़ वो है। तो मुझे इन सबसे संपर्क में मैं आया। रविदास मंदिर उस समय रुका हुआ था, उसको लेके झगड़ा चल रहा था, पंजाब के वो लोग उसको बना रहे थे, वहां पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो भी दलित ही, पर एक दूसरा पक्ष खड़ा हो गया था जिन्होंने रविदास मंदिर पे कब्जा कर लिया था, और जो वास्तव में बनाने वाले लोग थे उनको वहां नहीं घुसने दिया जाता था, पैसा उनका लगता था, और वो बेचारे बाहर रहते थे। तो मैं वहां गया, तो वहां जाके फिर मैंने उस मामले को सुलझाया कैसे कि वो जो कब्जा करके बैठे थे, फिर उनके खिलाफ पुलिस वाले तरीके से मुझे कार्रवाई करनी पड़ी, उनके खिलाफ केस दर्ज करने पड़े, उनसे वो भगाना पड़ा। तो वो अच्छा, मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 78, 79, 80, 81, 84 में मैं वहां नहीं होता, तो वो जो संत रैदास मंदिर जो सीरवर्धनपुर में बना है वो शायद ना बन पाता, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया था जिनका मकसद केवल जो है
मतलब वहां जो भी पैसा आता था उसको उठा लेना, खा पी लेना, मतलब ये था। तो ये उनके संत रैदास के बारे में पंजाब में बहुत मान्यता है, तो वो भी मैं जानता था। यहाँ आके और जानने का मौका मिला कि संत कबीर के बारे में जानने का मौका मिला। और बुद्ध के सारनाथ का जो है वहां पर तो खैर वो है ही, वहां पर मेरा बहुत अधिक संपर्क हुआ। तो ये सब जो चीजें थी, इन सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट मेरे ऊपर हुआ। तो मैंने, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि मैं बाबा साहब की किताब बुद्ध और उनका धर्म से बहुत प्रभावित हुआ था, मेरा धार्मिक विश्वास बदल गया था उससे। मैंने फिर मेरी बौद्ध धर्म में ज्यादा रुचि हो गई थी, और वहां पर मैं जो बर्मा बुद्ध विहार था वहां पर कुछ और लोग थे, उनके संपर्क में आया। तो हम लोगों ने एक तो रविदास मंदिर वाला मामला जो है उसमें इंटरेस्ट लिया, उसको हल किया। फिर दूसरा, हम बौद्ध धर्म के लिए हम लोग क्या करते थे कि कुछ और साथी थे, एक बौद्ध भिक्षु थे बनते प्रज्ञादीप, जो आजकल ऑल इंडिया भिक्षु संघ के जनरल सेक्रेटरी है, बोध गया में है, वो थे। वो एक संगम लाल जी थे, ऐसे और लोग थे। हम लोग संडे के दिन जो है गांव में जाते थे, जो शहर के इर्द गिर्द गांव थे वहां जाते थे, वहां बैठकर जयंती के नाम से जाते थे, मीटिंगें करते थे, दलितों को बाबा साहब के बारे में बताते थे, और समाज सुधार के लिए लोगों को प्रेरित करते थे कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो शादी वगैरह है छोटी उम्र में मत करिए, दिन में शादी करिए, खर्चा बचाइए, और दहेज वगैरह मतलब मत लीजिए, और जाति को जो है आप लोग मतलब छोड़िए, जाति में जो आप फंसे हुए हैं। तो ये काम जो है वहां पर जो है हम एक पूरी टीम थी हमारी, वो जो है। और दूसरा आपको एक चीज मैं और बताऊं कि बनारस में आज वो जो अम्बेडकर जयंती है, जो बड़ा कार्यक्रम होता है, जो पूरा जुलूस निकलता है, जब मैं वहां पर था उससे पहले वहां ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता था। कचहरी के सामने जो बाबा साहब का लगा है, स्टैचू लगा है, वहां कुछ लोग इकट्ठा होते थे और थोड़ा कार्यक्रम करते चले जाते। मैंने और बाकी साथियों ने मिलके वहां पर फिर शुरू करवाया कि जैसे रविदास जयंती के लिए गांव-गांव से झांकियां आती हैं, सारी शहर में से होती हुई रविदास मंदिर सीर गोवर्धनपुर पे जाती हैं, ऐसे ही हम लोगों ने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग भी उस दिन बाबा साहब की झांकियां लेके वहां पर आइए, मूर्ति पर आइए कचहरी। उसके बाद पूरे शहर में आप लोग मतलब जुलूस लेके चलिए और फिर लौट के आइए। तो वो शुरुआत जो है वो मैंने दूसरे साथियों के साथ मिलकर की, और आज वो कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर होता है। हम लोगों ने बुद्ध जयंती का भी शहर में कार्यक्रम जुलूस निकालने का वो किया था, पर वो तो बनते चले गए तो नहीं हो पाया। तो वहां पर बनारस में फिर मुझे, क्योंकि जो बनारस का देहात क्षेत्र था वो काफी पिछड़ा हुआ है, वहां जाति भेद और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, तो उन सबको भी मुझे नजदीक से देखने का और उसके संबंध में काम करने का मुझे मौका मिला। वहां बहुत अच्छी टीम मिली, और दलितों पर अत्याचारों को, खैर मैं पुलिस विभाग में था तो मैं देखता ही था। और वहां जो पूर्वांचल के ज्यादातर जो जिले हैं, वहां के जो दलित हैं, ज्यादातर जो दलित है, कार्यकर्ता है या दूसरे लोग हैं, वो मेरे संपर्क में मतलब बहुत आए, और आज भी मेरा उनसे संपर्क बना हुआ है। तो इस तरह से बनारस में मुझे कई तरह का काम करने का मौका मिला। दलितों के बीच में बाबा साहब की जयंती का मिला, बौद्ध धर्म पे काम करने का मिला, और संत रैदास के मंदिर का जो है उसको बचाने का काम मुझे मिला। तो इस तरह से मेरी जो नौकरी थी वो तो मैं पीएससी में था, फिर सीआईडी में रहा, वो तो बराबर चलती थी। और ये सारा काम मैं, जो मेरा बाकी समय होता था, संडे है दूसरा है, उसमें मैं करता था। तो वहां मेरी सामाजिक गतिविधि जो है वो काफी मतलब अधिक बनारस क्षेत्र में रही। जी। आपने सोनभद्र की तरफ भी काफी काम किया, उधर कैसे आप गए? उसमें तो देखिए ऐसा है, वैसे तो सोनभद्र जाने का मौका मुझे नौकरी में रहते भी मिलता था, क्योंकि मैं पीएससी में था, तो वहाँ उस क्षेत्र में पीएससी लगी रहती थी, तो मैं उधर जाता था, तो मैं उस क्षेत्र को देखता था, आदिवासियों को देखता था, पर वो एक सीमित संपर्क था। और उसके बाद जब मैं 2003 में रिटायर हो गया, मैंने सामाजिक कार्य के साथ साथ जो है राजनीतिक गतिविधि में भी हिस्सा लेना शुरू किया। और मैंने फिर हम लोगों ने मिलके, वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे थे, ये जन संघर्ष मोर्चा के नाम से काम कर रहे थे, तो मैं उनके संपर्क में आया। और हम लोगों ने फिर एक राजनीतिक पार्टी 2013 में उसको ऑल इंडिया पीपल फ्रंट के नाम से मतलब उसको पंजीकृत करवाया जी। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले 2014 में जो लोकसभा का चुनाव है
उसको मतलब मैंने लड़ा। और उसके प्रचार प्रसार के दौरान हम जो है पूरे मतलब जो क्षेत्र था वो रॉबर्ट्सगंज कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें आपका चंदौली का भी नौगढ़ एरिया आता है, तो वहां हर एक गांव में मुझे जाने का मौका मिला। और दलित आदिवासियों के बीच, आदिवासी दलित दोनों वहां 40% के करीब दोनों मिला के आबादी हो जाती है। वहां सबसे बड़ा मुद्दा था वनाधिकार कानून का, कि वहां जो दलित और आदिवासी रहते हैं, जो जमीन जिस पर वो रह रहे हैं वो उस पर उनको मालकाना हक नहीं है, क्योंकि ये कानून जो बना था 2006 में बना था, वनाधिकार कानून जो है 2008 में लागू हुआ। तो हम लोग इसको लागू करवाने के लिए बराबर जो है मतलब सक्रिय थे। हम लोगों ने गांव-गांव के लोगों के मतलब जो पट्टे फार्म भरवा के उनके जो है फार्म जमा करवाए, फिर उसकी पैरवी की, फिर उसका जो है उसकी पैरवी में हम लोग 2-3 बार हाई कोर्ट गए, वहां से आदेश करवाया। तो जो आदिवासी का क्षेत्र है वो बिल्कुल जैसा वो कहते हैं कि जिन लोगों के बीच में मेरा पहले काम कार्य मैं करना चाहता था वो एक आदर्श क्षेत्र था। तो वहां पर हमने आदिवासियों के बीच में जमीन का मुद्दा, फिर वहां पर ठेका मजदूर बहुत है उनका, और उच्च आदिवासियों के विकास का, शिक्षा, अस्पताल, सिंचाई, खेती बाड़ी, इन सब मुद्दों को लेके हम जो है उस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे हैं। और वहां मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वहां के आदिवासियों की सबसे मजबूती से जो लड़ाई लड़ी है वो हम लोगों ने लड़ी है, और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। 2014 के बाद फिर मैं 2019 में भी लोकसभा का चुनाव जो है मैंने वहां से लड़ा, और उस दौरान भी खूब जनसंपर्क किया। वो एक अलग बात है कि जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो बड़ी एक मतलब वैसी राजनीति है कि जिसमें आप केवल मुद्दों पे काम करने से ही नहीं वोट पाते, और बहुत सी चीजें हैं जिनसे वोट आपको मिलता है। पर फिर भी अब जीत हार मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि मैं सत्ता और बाकी सब चीजें वो देख चुका हूं। मेरे लिए एमएलए एमपी बनना कोई मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, पर वहां की राजनीति को सही लाइन पर लाना और उसको जन मुद्दों पर लाना और लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, ये हमारा मुख्य ध्येय रहा है। और वो हमने तब भी किया और वो आज भी हम लोग जो है कर रहे हैं। और मुझे इस बात की मतलब खुशी है कि वहाँ के आदिवासी राजनीतिक तौर पर काफी अब जागरूक हो गए हैं। अब वो उनमें से काफी सारे नेता भी मतलब डेवलप हो गए हैं, उसमें लड़कियां औरतों की भी हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है। अब वो अपने मुद्दों को खुद उठाते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो इस तरह से जो जिस वर्ग के अंदर मैं काम करना चाहता था वो वर्ग जो है वो सोनभद्र के क्षेत्र में मुझे बहुतायत में मिला है, और वहां हमारा काम आज भी जारी है। इतना जो लंबी यात्रा है आपकी, वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली भी है और बहुत एक अलग तरीके के अभियान वाली भी है। समस्याएं उसमें बेहिसाब हैं। आपने दलित जीवन को, आदिवासी जीवन को बहुत करीब से देखा जी। क्या उनको आपने कभी दर्ज भी किया? किताब लिखी आपने कोई, या इस तरह से कुछ लिखने की कोशिश? नहीं, अभी मैंने किताब तो नहीं लिखी है, पर मैंने मेरे चुनाव के अनुभव वगैरह है वो मैंने लिखे हैं। अच्छा। मैं अपनी आत्मकथा भी लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैंने उसका समावेश किया। कोई अलग से मैंने किताब नहीं लिखी है, पर आदिवासियों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी जानकारी हमने इकट्ठी की है, जिसका इस्तेमाल हम अपने राजनीतिक गतिविधियों में उसमें करते। मानवाधिकार का जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल अब होकर रह गया है, और लगभग मानवाधिकार हनन की बेहिसाब घटनाएं हो रही हैं, उनकी बेशुमार घटनाएं हो रही हैं। उस पूरे प्रसंग को, उस पूरी स्थिति को कैसे, खासतौर से जिस दौर में मानवाधिकार का हनन इस लेवल पर हो कि मॉब लिंचिंग कर दी जाए धार्मिक आधार पर, ये हमारे सामने एक सामाजिक सुरक्षा के खतरे में पड़ने का बहुत बड़ा सबूत है। ऐसे में किस रूप में आप इन सारी चीजों को लेकर काम? देखिए, एक तो पुलिस में नौकरी के दौरान ये तो एक मेरी ड्यूटी थी कि मानवाधिकारों की सुरक्षा करना और उसको उल्लंघन को मतलब रोकना। उसके बाद मैं ये कोशिश करता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी कोई अत्याचार हुआ है, जहाँ कहीं भी कोई ज्यादती हुई है, चाहे वो प्रशासन के स्तर से हुई है, चाहे वो निजी तौर पर कहीं पर हुई है, वहां पर जाना, टीम के साथ जाना, उसकी जो है स्टडी करना, उसकी जांच करना, जांच करने के बाद फिर आगे कार्रवाई के लिए जो जांच
रिपोर्ट वगैरह है उसको भेजना, ये करना। तो जो मानवाधिकार का हनन जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, क्योंकि हमारा समाज आज भी जो है वो समंती समाज है। और ये भी मेरा अपना एक अनुभव है कि हमारा जो प्रशासन है वो भी इस मामले में एक पक्षपात पूर्ण रवैया उसका रहता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि आदमी जिस सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है उसकी जो मतलब रुझान होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो वही होती हैं। और पुलिस के अंदर भी वैसा ही बिल्कुल रहता है कि वहां पर सांप्रदायिकता भी है, वहां पर जाति भेद भी है। और वो जो उनकी धारणाएं हैं जब वो सरकारी काम करते हैं तो उसमें उनका प्रभाव पड़ता है। इस चीज को मैंने खुद मतलब देखा है और उसको मतलब हल करने की मैंने कोशिश भी की है। बनारस में रहते सांप्रदायिकता के मामले में पुलिस के ऊपर, पीएससी के ऊपर ज्यादातर आरोप लगता है कि ये तो हिंदू फोर्स है, ये करते हैं। परंतु मैंने कोशिश करके जहां पर मैं था वहां पर मैंने जो हमारे पीएससी के जो अधिकारी कर्मचारी थी उनकी मानसिकता को बिल्कुल बदल दिया था। और एक उसमें सांप्रदायिक दंगे के दौरान मैंने देखा कि मेरे जो कर्मचारी थे उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल मतलब सेकुलर था, मतलब उसमें कोई उस प्रकार का रुझान या कोई शिकायत ऐसी नहीं आई। तो ये अब भी मैं मानवाधिकारों पे काम करता हूँ ये जो है, और मॉनिटरिंग करता हूँ, और जहां कहीं जरूरत होती है उसमें मैं जाता हूँ। अभी बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं, देश की परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं। एक सचेत व्यक्ति के रूप में आप लगातार अपनी जो समझ है उसके बारे में व्यक्त करते हैं जी। कैसे देख रहे हैं भारत के भविष्य को आप? देखिए इस समय जो है, एक तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारा जो यहाँ पर हमारी जो सांप्रदायिकता तो बहुत दिनों से रही है, ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ रही है, और जातिवाद भी बहुत मतलब रहा है। और इसके साथ साथ एक दूसरा सबसे बड़ा जो इस समय है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो मतलब अपनी अर्थ को खोता जा रहा है। और हम बड़ी तेजी से एक ऑटोक्रेटिक अधिनायकवाद, जिसको फांसीवाद कहते हैं, उसकी तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं। वैसे तो देखिए जो स्टेट होती है, जो राज्य होता है, उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, परंतु इधर जो है हमारे यहाँ उसकी जो ऑटोक्रेसी है, उसकी जो मतलब एक तरह से एंटी पीपल जो रुझान है वो स्टेट का मतलब ज्यादा होता जा रहा है। और दूसरा जो सांप्रदायिकता है वो मतलब बहुत तेजी से मतलब बढ़ी है। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सांप्रदायिक है, और इसीलिए जो उनको मानने वाले या उनके जो भक्त हैं वो भी, उनका व्यवहार भी उसी तरह का है। और ये भी देखा गया है कि जो राज्य है वो इस सांप्रदायिकता करने वालों को एक तरह से संरक्षण भी दे रहा, जिसका परिणाम आपको मॉब लिंचिंग आती है, किसी के हमला कर देना, किसी के घर तो ये कर देना, तोड़ देना, मतलब दूसरों को दबाना। ये जो सांप्रदायिकता है ये हमारे यहाँ बढ़ गई है। और जाति भेद भी बढ़ रहा, जाति उत्पीड़न बढ़ रहा, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता के कारण दलित जो है मतलब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उनको दबाने की कोशिश की जाती है, और उसमें दलितों पर अत्याचार मतलब वो बढ़ रहा है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ एक तो लोकतंत्र जो है उसका ह्रास हो रहा है, हम जो है अधिनायकवादी और फांसीवादी राज्य जो है हमारा हो गया है, और दूसरा सांप्रदायिकता चरम सीमा पर है। सबसे बड़ी जो बात है, जो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने वाली बात है, कि जो वर्तमान जो पार्टी सत्ता में है उनका ध्येय है हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, और जो हिंदू राष्ट्र है वो हमारे लिए सबसे बड़ा, पूरे देश के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अधिनायकवादी है, वो फांसीवादी है, और वो नस्ल भेदी भी है। तो यहाँ पर एक जो सत्ताधारियों की पूरी कोशिश है कि हिंदू राज्य स्थापित हो जाए, और हिंदू राज्य पूरा स्थापित तो नहीं हुआ पर कुछ हद तक स्थापित हो चुका है, क्योंकि सरकारी जो गतिविधियां हैं उनमें आपको हिंदू मतलब राष्ट्र का जो एक चित्र है वो आपको साफ दिखाई देता है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक चिंता की बात है कि हम धर्मनिरपेक्षता छोड़ के सांप्रदायिक हो गए हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र की जगह जो है वो अधिनायकवाद जो है वो हावी होता जा रहा। ये हम सबके लिए बड़ी चिंता की बात है। निश्चित रूप से, और मैं समझता हूँ कि आप अपने तमाम सारी जिंदगी की मसरूफियात के बावजूद इन तमाम सारी चीज़ों पर सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे। हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।